चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अगर कुछ साइट्स की स्टडी आपने की होगी, स्थल खुदाई स्थल बोलते हैं हम लोग उनको, तो जब भी इसका एक्सकेवेशन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको खोजते हैं, तो वहाँ से स्टोन, फॉसिल्स, इन सब की प्राप्ति होती है और फिर उसी का कार्बन डेटिंग होता है। उसके बाद वहाँ का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्या कल्चर रहा होगा, कैसे औजार कहाँ इस्तेमाल करते रहे होंगे ये लोग, ये सारी स्थानों का पता चलता है। और जब आपका एज डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इतने लाख साल पहले, इतने हज़ार साल पहले ये स्थान रहा होगा, तो उस आधार पे फिर उसका पीरियड या जो एज कहते हैं हम लोग कि ये पैलियोलिथिक है, मिडिल पैलियोलिथिक है, अपर पैलियोलिथिक है, ये डिसाइड होता है। तो अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखेंगे, 2 बार मैं दे चुका हूँ इसके ऊपर, 3 बार लेक्चर दे चुका हूँ मैं कल्चर के ऊपर, 3 बार पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप तीनों में अलग अलग तरह से आप उसमें देखेंगे। 3 अगर सीरीज में जा कर के देखेंगे तो 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अब यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम दूसरे डायमेंशन में चलेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे डायमेंशन हैं कल्चर के जो पहले कभी नहीं हुए, तो हम नए डायमेंशन लेंगे। तो उसको आप पुराने उसमें कर लीजिएगा, पुराने वाले में जोड़ लीजिएगा, तो आपको साइट्स वाला, इंडस्ट्री वाला, टूल्स वाला और जो जुड़ी हुई कल्चर है, तो यहाँ हम थोड़ा सा पास चलेंगे। तो पैलियोलिथिक के बाद में मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक की सबसे बड़ी विशेषता मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथिक, कि माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए थे और उधर जो मानव था वो भी चेंज हो गया था। अब क्रो-मैग्नन आ गया था, अब मेधावी मानव आने लगा था। उस मानव को बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन बीइंग जो डेवलप हो गया था उसको बोलते हैं क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस का एकदम नज़दीकी है। होमोसेपियंस के 3 या 4 हिस्से हैं, 4 तरह के होमोसेपियंस हैं। उनमें ग्रिमाल्डी, चांसलेट, क्रो-मैग्नन। ग्रिमाल्डी, चांसलेट और क्रो-मैग्नन कहाँ से आए? तो वो निएंडरथल दूर निकल जाता है, होमो इरेक्टस से निकले हैं। ये होमो इरेक्टस जो था उसी से निकले हैं ग्रिमाल्डी, चांसलेट और क्रो-मैग्नन। इसलिए कई बार एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि होमोसेपियंस का सबसे नज़दीकी रिश्तेदार कौन? तो उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल या उसका आंसर होगा क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन होमोसेपियंस का सबसे नज़दीकी, वर्तमान में जो होमोसेपियंस सेपियंस है, ये होमोसेपियंस के उदाहरण हैं, और हम लोग हैं होमोसेपियंस सेपियंस, डबल सेपियंस लगता है। तो ये कौन है? ये होमोसेपियंस क्रो-मैग्नन है, होमोसेपियंस ग्रिमाल्डी है, होमोसेपियंस सेपियंस चांसलेट है। तो वर्तमान ह्यूमन क्या कहलाता है? होमोसेपियंस सेपियंस। और ये तीनों उसके नज़दीकी रिश्तेदार। उनमें सबसे नज़दीकी अगर कोई है जो चिंपैंजी से भी, मतलब ह्यूमन बीइंग वाला, यूँ तो हम एनिमल्स में बात करें तो चिंपैंजी हमारा सबसे नज़दीकी है। चिंपैंजी हमसे लगभग 99% मैच करता है उसका डीएनए, तो 99% डीएनए सेम है हमारा। लेकिन जब हम 100% के आसपास बात करते हैं, 99.99 की बात जब करते हैं, तब फिर क्रो-मैग्नन आएगा। तो निएंडरथल थोड़ा सा 99.92 या 93 के आसपास उसका डीएनए रहा होगा, पर वो एक्सटिंक्ट हो गया। और वो यूरोप से बाहर नहीं आ पाया। कई लोग बोलते हैं कि यूरोप से बाहर नहीं आ पाया, हालांकि अभी कुछ खुदाई में साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं, वो थोड़ा अफ्रीका में भी है, कहीं देखोगे तो एशिया में भी मिलेगा, लेकिन उसका अभी लिंक नहीं बन पाया है। तो जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो गया था, एक साइड में इवॉल्व होकर के, उसका नाम है निएंडरथल। तो ये थोड़ी सी
सीक्वेंस पता होना चाहिए। इन्हीं के साथ कल्चर जुड़ी हुई है। तो आप जाकर के, चूँकि भारत में तो कल्चर का नामकरण नहीं हुआ है, स्टोन एज के कल्चर का नामांकरण भारत में नहीं हुआ है, नामकरण, नेमिफिकेशन या यूँ कहें कि नोमेनक्लेचर भारत में नहीं हुआ है। तो नोमेनक्लेचर कहाँ से है? यूरोपियन कल्चर है। यूरोप में जो सबसे ओल्डेस्ट, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाली बात हम कर रहे थे, लोअर पेलियोलिथिक वाली, वो कल्चर कहलाती है एशुलियन कल्चर। एशुलियन कल्चर क्योंकि उसमें हेंडेक्स थे, मैंने आपको बताया था हेंडेक्स, तो उस कल्चर का नाम था एशुलियन कल्चर। बाद में एबीवेलियन कल्चर, सोल्यूट्रियन कल्चर, कलेक्टोनियन कल्चर। और ये जो निएंडरथल थे, इस समय का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कई कंपटीशन एग्ज़ाम पूछता रहता है कि निएंडरथल के समय में किस प्रकार का कल्चर हुआ करता था। तो उसको बोलते हैं मुस्टेरियन कल्चर, MOUESTARIAN, मुस्टेरियन कल्चर। वो मुस्टेरियन कल्चर था निएंडरथल वाला, बहुत फेमस कल्चर है। उस समय में लोग दफनाने लगे थे और जानवरों को भी दफनाने लगे थे, खाना पका करके खाने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे और यूरोप में काफ़ी मात्रा में आ गए थे। लेकिन उसका कंपटीशन था क्रो-मैग्नन के साथ। क्रो-मैग्नन जो था वो यूरोपियन ओरिजिन था, प्योर, और वो सुपरमैन की तरह था उस ज़माने में। बाकी दूसरे जो मनुष्य थे, शारीरिक क्षमताएं तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो निएंडरथल से कम लगती है, बट वो स्मार्ट था, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा थी उसमें, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा थी और उसने एक तरह से हरा दिया। उसने एडवर्स कंडीशन में जो आइस एज आई थी, बर्फ़ से ढक गई थी पूरी दुनिया, उसमें भी जीना सीख लिया था क्रो-मैग्नन ने। तो वो स्मार्ट था, तो उसका कल्चर ज़्यादा एडवांस था। वो अपने बच्चों को बड़ा कर पाया। दूसरे जो मनुष्य थे वो बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, जंगली जानवरों से नहीं बच पाए और वो एबिलिटी नहीं विकसित कर पाए कि अगर एडवर्स कंडीशन हो, ख़राब मौसम हो, तो कैसे ज़िंदा रहा जाए, फूड को स्टोर कैसे करके रखा जाए, क्योंकि पेरिशेबल था, ख़राब हो जाता था खाना। मांस तो ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते थे। लेकिन जो क्रो-मैग्नन था, वो हाथी जो दब जाते थे मेमथ बर्फ़ के अंदर, उनको निकाल करके काफ़ी दिन तक खाता रहता था। उससे क्रो-मैग्नन ने, यूँ समझ लीजिए कि 20,000 साल ठंडे मौसम से लड़ाई लड़ी होगी। 20,000 साल तक वो ठंडे मौसम से लड़ाई लड़ता रहा और ख़ुद को ज़िंदा रखा, और जो खुद को जिंदा कर पाया वही नियोलिथिक पीरियड में पहुंचा। नियोलिथिक पीरियड बोलते ही हैं कि उसके बाद मौसम साफ हो गया था, उसके बाद बर्फ नहीं बची थी, यानी कि हिम काल, जो ग्लेशियर पीरियड था, यानी कि ग्लेशिएशन था, आइस एज जिसको कहते हैं, हिमयुग, हिमयुग समाप्त हो गया था। और हिमयुग समाप्त हो गया था, बर्फ जब हट जाती है तो घास उगाती है, हरे भरे मैदान आ जाते हैं, तरह तरह के जानवर आ जाते हैं, खाने पीने की और भी चीज़ें उगने लगती है, मौसम साफ हो जाता है, समय समय पे बारिश होने लगती है, सीजन्स आ जाते हैं, मौसम आ जाते हैं। और सीजनल चीज़ें होती है तो फिर सीज़न में खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ जाती है, जानवरों की वैरायटी भी बढ़ जाती है, डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, फूड डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण क्रांति। तो जो नियोलिथिक कल्चर है उसको कल्चर नहीं बोला जाता, बल्कि उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वाई वी कॉल रिवॉल्यूशन, ऐसा क्यों करते हैं और क्यों कहते हैं इसको रिवॉल्यूशन, क्यों कहते हैं रिवॉल्यूशन? इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। कहाँ गुफाओं में रहते थे, भागते फिरते थे, शिकार करना जरूरी था, स्थायी निवास, स्थानाबद्ध जीवन हो गया, स्टेशनरी फेज आ गया था, मोबाइल फेज नहीं बचा था, स्टेशनरी फेज हो गया था। एक जगह रुक सकते थे, मैदानों में रुक सकते थे। पहली बार गांव बने थे,
एग्रेरियन विलेजेस, एग्रेरियन सोसाइटी तैयार हो गई, कृषक समाज तैयार हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन ऑफ व्हील, डिस्कवरी ऑफ व्हील। और आग का प्रयोग होते हुए तो 2 लाख साल हो गए थे, आग का प्रयोग तो 2 लाख साल से कर रहे थे, लेकिन अब चूल्हे में आग लगाने लगे ना, यहाँ पर खाना पकाने के लिए बकायदा घर बना लिया, फूड को स्टोरेज, सरप्लस इकोनॉमी आ गई थी। उससे पहले की जो इकोनॉमी थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, सब्सटेंशियल इकोनॉमी थी। अब ये प्रवेश कर गए थे सरप्लस इकोनॉमी, जिसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता था, बचत वाली अर्थव्यवस्था। छोटे छोटे ग्रेनरीज बनाना शुरू हो गया था। तो जो नियोलिथिक है उसको अर्ली हड़प्पन भी कहते हैं कई बार। देखिए, नियोलिथिक तो हम 10,000 BC में मानते हैं, ईसा से 10,000 साल पहले हम शुद्ध रूप से नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत मानते हैं, जब मनुष्य पहाड़ों से उतर करके हरे भरे मैदानों में आ गया और गांव बनाने लगा और खेती करने लगा। तो ये जो समय था ये 10,000 साल पहले का समय था। लेकिन 6,000 साल पहले का जो समय है, 5,000 साल पहले का जो समय है, उसको हम अर्ली हड़प्पन कहते हैं। अर्ली हड़प्पन, यह हड़प्पा पूर्व सभ्यता, प्री हड़प्पन भी कहते हैं, अर्ली हड़प्पन भी, प्री हड़प्पन कह सकते हैं। हड़प्पा पूर्व सभ्यता, प्री हड़प्पन, हड़प्पा पूर्व सभ्यता। तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति भी हो गई। इसी समय में शुरुआत हुई थी चाल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण, तांबे का और पत्थर का एक साथ इस्तेमाल करना शुरू हुआ था, इसलिए इसको चाल्कोलिथिक भी कहते हैं, चाल्कोलिथिक कल्चर। ये जितना भी हिस्सा हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं ये प्री हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक, क्योंकि इस समय में हमें कहीं पर भी कोई ज्ञान का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सुना हुआ भी नहीं है, केवल वस्तुएं मिलती हैं, जीवाश्म मिलते हैं और आकृतियां मिलती हैं। जहां से लिखा हुआ मिलेगा, श्रुति वाला, सुनने वाला, श्रम सुनने वाला। ऋग्वेद सिर्फ सुना गया है, ऋग्वेद लिखा हुआ नहीं मिला है, श्रुति परंपरा पर आधारित है। तो ऋग्वेद लोगों को याद था और ऋग्वेद लोगों ने सुनाया। तो जो सुना हुआ हिस्सा है वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। प्रोटो हिस्ट्री, उसमें सुना हुआ हिस्सा होता है, लिखित नहीं होता। थोड़ा बहुत लिखित भी होता है तो प्रामाणिक नहीं होता, उस तरह का नहीं होता। जहां से बकायदा लिखित होता है उसी को ओरिजिनल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो वो हम मौर्य काल को मानते हैं। कुछ लोग बहुत लेट मानते हैं, गुप्ताज में मानते हैं, कालिदास के यहाँ से मानते हैं। कुछ लोग तो राजतरंगिणी को मानते हैं, वहां से मांगते हैं। वो बिल्कुल एकदम सॉलिड हिस्ट्री तो फिर आपको कलण की रजत रंगिणी भी बोलते हैं, राजतरंगिणी भी बोलते हैं। तो रजत रंगिणी या राजतरंगिणी, वो वहां से माना जाता है। लेकिन फिर भी मौर्य साम्राज्य, कल मैंने आपको बताया था, तो 3 हिस्से हैं कल्चर के। तो यहाँ चूंकि हम ला करके कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको एंशिएंट हिस्ट्री वाले सिलेबस में पढ़ेंगे। बाकी का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ से मैं कल्चर का वो हिस्सा शुरू कर रहा हूँ कि आखिर हम कल्चर को पढ़ते कैसे। अब हम कल्चर का इंट्रोडक्शन वहाँ किया था, अब मैंने थोड़ा सा कल्चर को मैं यहाँ तक ले आया हूँ, उसका विकास करते करते। तो अब हम पढ़ेंगे कि कल्चर की स्टडी होती कैसे है, कौन कौन से ऐसे मीडियम होते हैं जिनसे कल्चर की स्टडी की जाती है। तो हम स्टडी करते हैं जो शिलालेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं,
मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनसे भी करते हैं कल्चर की स्टडी। यानी कि आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें आर्किटेक्चर भी आता है, लिटरेचर भी आता है। तो लिटरेचर से भी हम लोग स्टडी करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। फिर और क्या होते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है, हाँ। कॉइन्स, यस, न्यूमिज्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो जो उस जमाने के सिक्के हैं उनसे भी स्टडी करते हैं। खुदाई में मिले हुए और भी अवशेष होते हैं उनसे भी करते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वाला लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो है लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। क्योंकि यहाँ से आपको आनंद आएगा पढ़ने का। कल्चर पढ़ने का जो सही आनंद आता है वो यहाँ से आता है, क्योंकि यहाँ से फिर एकदम जानी पहचानी चीज़ें मिलती है। उससे पहले जो मैंने परिचय दिया है थोड़ा सा टफ है ना, वो हर किसी के सबको नहीं आता। बाकी जानना जरूरी है, पता तो होना ही चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो लिटरेरी सोर्सेस में आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन में पहली जो चीज़ है वो आती है संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर दो तरह का है, बल्कि तीन तरह का। एक संस्कृत लिटरेचर रिलीजियस वाला है। संस्कृत लिटरेचर जिसको हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं, एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ। जो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, उनको जनरली हम लोग वैदिक लिटरेचर कहते हैं, कॉमनली नोन एज वैदिक लिटरेचर। इसको हिंदू लिटरेचर, बड़ी भाषा में बड़ा मोटा शब्द अगर यूज करें तो हिंदू लिटरेचर भी कह सकते हैं। हिंदू साहित्य, हिंदू धर्म का साहित्य। सनातन साहित्य आजकल चूंकि हिंदू धर्म की जगह सनातन शब्द शुरू किया गया है तो उसको सनातन भी कह सकते हैं। तो हिंदू बोल दीजिए, सनातन बोल दीजिए, संस्कृत बोल दीजिए, रिलीजियस बोल दीजिए, एंशिएंट स्पिरिचुअल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो संस्कृत लिटरेचर का एक पार्ट है। दूसरा संस्कृत लिटरेचर जो है वो रिक्रिएशनल, मनोरंजन के लिए और उसके लिए, जिसमें कालिदास के नाटक और ग्रंथ समाज के बारे में, राजघरानों के बारे में बताया। उसमें पुराणास भी हैं। पुराण जो है वो सेमी रिलीजियस है। पुराणों में दोनों चीज़ है। पुराणों में राजवंशों की कहानियाँ भी, डायनेस्टीज भी हैं। गुप्तास की है, मौर्यास की है, कहानियाँ हैं पूरी, शुंगास की। तो मौर्य, शुंगा, गुप्ता, ये सब यानी 300 BC से लेके 300 AD तक, 600 सालों तक पुराण लिखे गए। तो ये जो 18 पुराण हैं, व्यास उनके लेखक माने जाते हैं। तो व्यास एक, अब 600 साल तो कोई एक आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो व्यास एक पोस्ट हुआ करती होगी, जिसको एडिटर कहते हैं हम लोग, संपादक कहते हैं, ऐसा उसको व्यास कहते होंगे। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये पुराणास जो लिखे गए हैं, इनमें कुछ हिंदू धर्म की बातें भी है, देवी देवताओं की बातें भी है, कहानियाँ भी है, किस्से भी हैं, माइथोलॉजी भी है, स्टोरीज हैं, और डायनेस्टीज की पूरी कहानियाँ हैं कि कौन राजा था, किसका लड़का कौन था, उसके दरबार में क्या हुआ। तो पुराना जो है वो क्या है, दोनों है। सेमी रिलीजियस कह सकते हो, सेमी रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस भी है और थोड़ा डायनेस्टी की, राजघरानों की बात भी करते हैं। तो पॉलिटिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेचर भी बोल सकते हो उसको। इसके अलावा तीसरा एक और होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल लिटरेचर। संस्कृत में 3 तरह के लिटरेचर हैं। पहला तो हो गया स्पेशली रिलीजियस वाला, फिर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लिटरेचर, या फिर सोशल लिटरेचर। रिक्रिएशनल भी कह सकते हो, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के लिए भी है। ऋतु संहार है, कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं। मृच्छकटिकम, शूद्रक का मृच्छकटिकम,
मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, तो ये सब उस जमाने के उपन्यास थे, नॉवेल थे एक तरह के। ये लोगों ने लिखे, जनता ने पढ़े भी, विद्वान लोग पढ़ते भी थे। सब लोग तो नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन जो विद्वान होते थे वो पढ़ते थे। पढ़े लिखे लोगों का एक तरह से ये एक सिलेबस हुआ करता था कि ये भी हमें पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, क्योंकि वैदिक वाली चीज़ें तो एकदम आदर्श और वो था, और वो जमाना भी बीत चुका था और समाज बदल चुका था, जातिवाद आ गया था, समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, पूजा पाठ और प्रीस्ट का रोल आ गया था, क्योंकि वैदिक युग में मीडिएटर की जरूरत नहीं होती थी। वैदिक काल में ईश्वर का साक्षात्कार सीधा था। ईश्वर जो थे वो प्रकृति में जो तत्व हैं उन्हें ही ईश्वर माना गया था। तो वायु देवता, पवन देवता जिनको कहते हैं, जल देवता हैं, इंद्र हैं, ये पौरुषेय नहीं थे, अपौरुषेय थे। लेकिन बाद में जाकर के देवताओं का स्वरूपीकरण आया, उनका एक तरह से एक स्वरूप आया, फॉर्म आ गया, तो एक मीडिएटर की ज़रूरत हुई, क्योंकि डायरेक्ट जो है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या जो व्यक्ति नहीं जानता मंत्र को, वो उनसे एक तरह से आदेश या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रीस्ट की रचना हुई, प्रीस्ट, पुजारी का कंसेप्ट आया, पंडित का कंसेप्ट आया। वो मीडिएटर के तौर पे, वो आज भी आप देखोगे कि आज भी लोग जो है प्रीस्ट या पुजारी के या पंडित के माध्यम से ही स्तुतियाँ करवाते हैं, मंत्रोच्चार कराते हैं। थ्रेड सेरेमनी जो होता है, जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ धारण करते हैं, वो भी कोई न कोई प्रीस्ट आकर के मंत्रोच्चार करता है, जनेऊ करवा के जाता है। मृत्यु पे भी, जन्म पे भी, विवाह में भी एक प्रीस्ट आता है और वो प्रीस्ट ही करता है सब। तो ये जो मीडिएशन है, यही शुरुआत हुई है यहाँ पर, और उसी समय में मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति आपका सिलेबस होना चाहिए, एक पैराग्राफ मनुस्मृति पे जरूर लिखेगा, एक पैराग्राफ मनुस्मृति पे जरूर लिखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है, मनुस्मृति रिलीजियस नहीं है, रिक्रिएशनल भी नहीं है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं है, बट वो लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगल थिंग्स हैं। ऐसे ही मिताक्षरा है, दायभाग है, मिताक्षरा, दायभाग, ये सारे संस्कृत लिटरेचर हैं, बट ये लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के हैं। तो स्पिरिचुअल वाले, प्योर स्पिरिचुअल वाले कौन से थे? वेदास, ऑल वेदास, 4 वेदास। उनमें भी 3 वेदा जो शुरू के हैं वो प्योर हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को छोड़ करके, 10वें मंडल को छोड़ करके, बाकी सारे प्योर वेदा हैं जो एग्जिस्ट करते थे 1500 बीसी में। 1500 बीसी से लिखे गए थे। ऋग्वेद सबसे एंशियंट है और वो 1500 बीसी में था। उसके बाद 500 बीसी तक, यानी कि 1000 बीसी तक बाकी के 2 वेदा भी आ गए थे। लेकिन जो लास्ट वेद है अथर्ववेदा 500 के आसपास या उससे भी बाद में अथर्ववेद बिल्कुल आखिरी वाला चीज है। हीलिंग है उसमें, हीलिंग टच। सो आयुर्वेदा उसका पार्ट है, अथर्ववेद का पार्ट है आयुर्वेद। तो अथर्ववेद हीलिंग के बारे में बताता है, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता है। सॉल्यूशंस हैं कुछ हेल्थ के और उसके। तो काफ़ी लौकिक टाइप का है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, लौकिक और दैविक। तो उसमें डिविनिटी उतनी नहीं है जितनी डिविनिटी ऋग्वेद में बताई गई है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है। वो पूरा यज्ञ के ऊपर है, सेक्रीफाइस के ऊपर, यज्ञना जिसको हम लोग कहते हैं, सेक्रीफाइस। तो वो उसके ऊपर आधारित है। तीनों चीज़ें वो हम पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री फिर पढ़ेंगे, तब मैं आपको और डिटेल में। अभी हम लोग केवल टेक्स्ट, कौन कौन से रेफरेंस लिए जाते हैं उनके बारे में बता, कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट उनकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जानिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं। तो उसमें उपनिषद भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, आरण्यक भी हैं। तो पूरी लिस्ट बना लीजिए। वेद
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पूरी सीरीज है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सब क्या है? टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम हैं ये। ब्राह्मण भी ग्रंथ थे, आरण्यक भी ग्रंथ थे। आरण्यक जो सीधे 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 जो वेदों को एक्सप्लेन किया गया है बुक्स में, उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक किताब होती है, फिर उसके बाद कोई गाइड आ जाती है, फिर एक 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है जिसमें पूरा चैप्टर पूरा डिटेल होता है, फिर गाइड होती है, उसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है डायग्राम से और पिक्टोरियल उससे। एंड लास्ट में फिर एक वो आ जाता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ जाता है, 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो उपनिषद है। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह से उपनिषद है। तो उपनिषद को सबसे बेस्ट माना गया है। उपनिषद सबसे बेस्ट इसलिए माने गए क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और एक्सप्लेन करते हैं, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें। नोट्स जिसको कहते हैं ना, जैसे आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कराते हैं तो कुछ रेफरेंस बुक्स होती हैं, ओरिजिनल बुक्स होती हैं, तो वो वेदास है। और जो नोट्स होते हैं, टू द पॉइंट नोट्स जो क्रॉनिकल में आते हैं या हमारे नोट्स आप देखोगे तो वो आपको उपनिषदों की तरह होते हैं, तो पूरा ही एक्सप्लेन करके रख देते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होता, फालतू बातें भी नहीं होती उसमें। तो उपनिषद सबसे एडवांस है जिसमें एकदम क्लियर है, ज़्यादा डाउट नहीं है, टू द पॉइंट। उपनिषद के लिए वर्ड के यूज़ किया गया है, उप मतलब नज़दीक, निषद मतलब बैठना, गुरु के नज़दीक बैठना और उनसे क्वेश्चन करना। और फिर जो मास्टर है वो, गुरु जो है वो फिर उसका आंसर देगा। तो डिसिपल्स जो है वो मास्टर के पास बैठते थे और अपने आर्ग्यूमेंट करते थे। उसमें काउंटर क्वेश्चंस भी होते थे, क्वेश्चंस के साथ काउंटर क्वेश्चंस, रैशनैलिटी होती थी। तो डिस्कशन बड़े शानदार है। उपनिषद के डिस्कशन जो है वो सबसे यूं कहें कि एनलाइटेंड डिस्कशन है, क्योंकि उसमें वो जो स्टूडेंट्स है वो मानते ही नहीं है उसकी टीचर की बात को। सबसे पहले तो एग्री करते ही नहीं है, कभी एग्री नहीं करते। तो फिर उसमें काउंटर क्वेश्चन की छूट है, तो एक तरह की डेमोक्रेसी है, नॉलेज डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया चूंकि हम टीचर हैं सबको मानना है, ऐसा नहीं है, क्लियर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन हों, चाहे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे मैक्स मूलर हों, तो जितने फॉरेन ट्रेवलर हैं, जितने विदेशी विद्वान हैं, जो भी फिलोसोफर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ आए हैं लोग, वो उपनिषदों से इम्प्रेस हुए हैं। अंग्रेज भी अगर इम्प्रेस हुए हैं, एओ ह्यूम से लेकर के तमाम लोग, अगर कोई इम्प्रेस हुआ है तो वो उपनिषद से इम्प्रेस हुआ है, क्योंकि इतनी रैशनैलिटी यूरोप में भी कहीं नहीं थी। यूरोप में क्या, दुनिया में कहीं थी ही नहीं। तार्किकता, बौद्धिकता, सैद्धांतिकता, व्यावहारिकता सब कुछ दिखाई देती। तो वो जो क्वालिटी थी उपनिषदों की, उससे सभी लोग इम्प्रेस हुए हैं। और वो पूरे सेक्युलर टेक्स्ट हैं, उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए दारा शिको ने फारसी में अनुवाद करवाया था। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिको, उसने फारसी में अनुवाद करवाया था, उपनिषदों का फैन था। और जितने सूफी सेंट्स हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सलीम चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये सब उपनिषद पढ़ते थे, उपनिषद पढ़े हुए थे। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि वो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं और एंड रिजल्ट ला करके देते हैं, आपको संतुष्ट करके ही मानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में कंफ्यूजन छोड़ दिया, ओपन एंडेड नहीं है, उसका अंत आता है और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, उपसंहार होता है कि अंततः ये निष्कर्ष ये निकलता है कि ये बात यहाँ आकर के ठीक हो जाती है।
तो जैसे अष्टावक्र का और आचार्य बंदी का जो संवाद आता है, कठोपनिषद किस में आता है, कौन से उपनिषद, हाँ उपनिषद कौन सा है उसका, हाँ जो भी है, तो वो केनोपनिषद है शायद। तो उसमें जो दोनों का संवाद आता है, तो उसमें दोनों झगड़ते झगड़ते वो जो आचार्य बंदी जब बोलते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, तुम मेरे सामने क्या है, इस टाइप का कुछ जब बोलते हैं, तब वो अष्टावक्र एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि आप और कुछ हो सकते हो, लेकिन आप ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ज्ञानी उसी को कहते हैं जिसमें ज्ञान होने का अहंकार नहीं होता। ज्ञानी होने की पहली शर्त यह है कि सबसे पहले तो वो स्वीकार करता है कि मुझ में ज्ञान नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझ में ज्ञान है, इसका मतलब उसे ज्ञानी होने का अहंकार है, और ज्ञानी होने का अहंकार है इसका मतलब ज्ञानी तो वो कतई नहीं है। तो ज्ञान जब किसी व्यक्ति में आता है तो सबसे पहले ज्ञान होने का अहंकार उसके अंदर से चला जाता है कि मुझे किसी बात का ज्ञान है। ज्ञान आते ही इस बात का पता चलता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो फिर ज्ञानी होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये जो तर्क है, ये जो स्टाइल है, जो बातें हैं आत्मा के बारे में, अजरता अमरता के बारे में, शरीर के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, तो ब्राह्मण शब्द इतनी बार आया है वेदों में कि लोगों को बड़ा लगता था उस जमाने में। तो स्टूडेंट टीचर से पूछते थे कि ये क्या मतलब, ब्राह्मण मतलब क्या व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहेंगे, किसी मनुष्य को ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हो ब्राह्मण अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, ब्राह्मण की हत्या नहीं हो सकती, जबकि मनुष्य की हत्या तो हो जाती है। तो ये ग्रंथ है ना, इनके बारे में जवाब देते हैं कि व्यक्ति होता तो जन्म लेता, मरता, और ब्राह्मण तो न तो जन्म लेता है और न मरता है। तो फिर ब्राह्मण जाति है, जाति होगी तो भी जन्म लेगी, मरेगी, जाति समाप्त भी हो जाती कई बार, ब्राह्मण तो कभी समाप्त नहीं होता। तो अंततः वे जो उपनिषद हैं वो क्लेरिफिकेशन देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं उपनिषद कि ब्राह्मण एक विचार है, थॉट है, ब्राह्मण एक आइडियोलॉजी है, वो कल्याणकारी वेलफेयरिस्टिक आइडियोलॉजी है जो देने का काम करती है, हेल्प करने का काम करती है, मदद करने का काम करती है। जो किसी की मदद करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो ज्ञान बांटता है, जो यज्ञ करता है, कराता है, जो दान देता है, दान लेता है, जिसमें बांटने की वृत्ति है, जिसमें मदद करने की वृत्ति है, कोऑपरेशन, सहयोग, समाज का सहयोग करने की वृत्ति है, उसका एक वर्ड और हम गायत्री परिवार में बोलते हैं ना, वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, मीन्स पुरोहित, पुर मतलब गांव और हित मतलब उनका इंटरेस्ट, पूरे गांव का, पूरे विलेज का, पूरी ह्यूमैनिटी का जो हित देखना चाहता है, पूरी ह्यूमैनिटी को जो सबसे आगे देखना चाहता है, उनके सुख की कामना करता है, सबके आगे बढ़ने की कामना करता है, उसे पुरोहित कहा जाता है, मीन्स ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बना जाता है, ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण होना पड़ता है। तो जब ज्ञान अर्जित किया जाता है तो ब्राह्मण बनता है। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन जैसे जैसे उनमें संस्कार आते हैं, ज्ञान आता है, वो द्विज बनते जाते हैं। ब्राह्मण बनना मतलब दूसरा जन्म होना, इसलिए यज्ञोपवीत को दूसरा जन्म बोला गया। द्विज मतलब, द्वि मतलब सेकंड, ज मतलब जन्म, सेकंड बर्थ, फर्स्ट बर्थ बाय पेरेंट्स, माता पिता, मदर फादर, ह्यूमन पेरेंट्स, वो मदर फादर होते हैं, वो इंसान होते हैं। सेकंड बर्थ बाय गुरु मास्टर,
तो किसी से शिक्षा प्राप्त करना, दीक्षा प्राप्त करना, विद्यारंभ करना, यज्ञोपवीत करना, यज्ञोपवीत करके अपने होने का एहसास करना, प्रकृति के होने का एहसास करना, साहचर्य स्थापित करना, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन विथ नेचर, कोलैबोरेशन विथ डिविनिटी, ये जो सब चीज़ें जब आएंगी तो वो व्यक्ति का सेकंड बर्थ होगा, और वो जो आफ्टर सेकंड बर्थ उसको हम कहेंगे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। इसलिए व्यक्ति मर जाएगा, बस उसका ब्राह्मणत्व जिंदा रहेगा, ब्राह्मणत्व जिंदा रहेगा। इसलिए ब्राह्मण जो है वेदों में और उपनिषदों में वो वाला ब्राह्मण, इसलिए तो दयानंद सरस्वती ने बैक टू वेदास बोला था जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए। बैक टू वेदास मतलब हमको वो वाला ब्राह्मण चाहिए जो समाज का इंटरेस्ट देखता है, सोसाइटी का इंटरेस्ट देखता है। ब्राह्मण खुद का इंटरेस्ट देखने वाला ब्राह्मण जाति हो सकती है, लेकिन वेदों का जो ब्राह्मण है वो डिफरेंट चीज़ है, वो एक आइडियोलॉजी है, वेलफेयरिस्टिक आइडियोलॉजी, ठीक है, वेलफेयर करता है। तो डॉक्टर वेलफेयर में लगा रहता है, डॉक्टर ब्राह्मण होना चाहिए। टीचर वेलफेयर करता है, टीचर ब्राह्मण होना चाहिए। पॉलिटिशियन वेलफेयर का काम कर रहा है तो पॉलिटिशियन ब्राह्मण होना चाहिए, तो उनको ब्राह्मण कहेंगे। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से, जन्म से नहीं बनेगा, कर्म से। तो ये चीज है। जन्म से कब हुआ था? वो मनुस्मृति से हुआ था, पहली शताब्दी, शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। तो वो थोड़ा सा ये मैंने जो है थोड़ा कल्चर की शुरुआत यहाँ से आएगी। ये एंशिएंट टेक्स्ट 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स के टेक्स्ट हैं, जो सांख्य दर्शन है, योगा है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है। तो ये षड दर्शन 6 फिलोसॉफिकल स्कूल, हमारा लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें पुराने में हमने सब में डिटेल में बताया हुआ है। तो कल्चर की शुरुआत में इस बार वहाँ से नहीं कर रहा, मैं केवल टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो इससे पूरा भारतवर्ष की संस्कृति तैयार होती है, कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सोर्सेज हैं, प्योर सोर्सेज। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि धार्मिकेतर साहित्य, यानी कि एक्स्ट्रा रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस नॉन रिलीजियस टेक्स्ट कह सकते हैं, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, तो जो धार्मिक नहीं है दूसरे, उनमें सबसे बड़ा नाम आते हैं कालिदास। कालिदास ने उसकी शुरुआत की थी। कालिदास का जो साहित्य है वो बिल्कुल अलग है। उनके साहित्य में धर्म कहीं है भी तो वो केवल स्टोरी टाइप है, जैसे धार्मिक फिल्म नहीं होती, उसमें भी हीरो हीरोइन मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं, जबकि वो धार्मिक फिल्म नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान तो आ ही जाते हैं। कई बार किसी की फिल्म, कोई फिल्म बिल्कुल भी धार्मिक फिल्म नहीं है, लेकिन एक गाना आ जाता है जिसमें हीरो की तबीयत हॉस्पिटल में बहुत ख़राब है और उसकी माँ या पिता जो है वो, या उसकी पत्नी मंदिर में जाकर ईश्वर से स्तुति कर रहे हैं, और एक गाना बजता है, पूरा गाना चलता है। तो वो रिलीजियस गाना जैसे आ जाता है, वैसे कालिदास के साहित्य में भगवान इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। वो इस तरह से नहीं आते हैं, माने पूरी तरह से भगवान के ऊपर नहीं है, उनकी अपनी एक स्टोरी चलती है, बीच में कहीं भगवान का वर्णन आ जाता है, ठीक है। और जैसे फिल्मों की शुरुआत आप देखते हैं, कई फिल्मों की शुरुआत में गायत्री मंत्र बजता है, कई फिल्मों की शुरुआत में गणपति वंदना होती है, फिल्म शुरुआत होती है। वैसे कालिदास अपने सारे ग्रंथों को लिखते हैं, इससे पहले भवानी शंकर की वंदना करते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं, क्योंकि उन्हें उज्जैनी का माना जाता है और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैनी में है और भगवान शिव भक्त माना गया है। जो भी उज्जैनी के शासक रहे हैं वो शिव भक्त रहे हैं, और उनके यहाँ जो दरबार में नवरत्न थे वो भी शिव स्तुति करते होंगे, शंकर स्तुति करते होंगे, तो इसी तरह से उनको माना गया है। तो वो विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है। संस्कृत भाषा जब उन्होंने पढ़ ली, वेदों को पढ़ लिया, संस्कृत टेक्स्ट उन्होंने पढ़ लिए, उसके बाद फिर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की तरफ रुख नहीं किया। उन्होंने समाज में जो कुछ घटित हो रहा था उन स्टोरीज को पकड़ा और
उनको राजा जो सैलरी देते थे, उन राजाओं ने भी उनसे वही सुनना चाहा। वो नहीं चाहते थे कि वो धार्मिक लेखन करें, वो चाहते थे कि आप कुछ स्टोरीज लिखो, कहानियाँ हो, किस्से हो, कुछ नेचर के बारे में लिखिए, कुछ इवेंट्स के बारे में बताइए, करंट अफेयर्स हो उस जमाने का, हम वो चाहते हैं। तो ऐसे लोग आए, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष। तो ये आपको फिर कल्याण के साथ जो है उधर विल्लन आते हैं, विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र। तो राजाओं के ऊपर, हमारे पिताजी ने बहुत युद्ध लड़े, उनके बारे में कुछ लिखिए ना आप, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। किरातार्जुनियम भारवी, दश कुमार चरित्र, भट्टी आए, रावण वध, भट्टी, दंडी आए, दश कुमार चरित्र, दंडी। तो दंडी, भट्टी, अश्वघोष। कादंबरी लिखने वाले बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित भी लिखा। हर्षवर्धन का पूरा इतिहास लिख दिया, पूरा लिख दिया उन्होंने कि हर्षवर्धन कैसे राजा थे और क्या था, उस समय का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, वह भी। तो ये जो सोर्स है हमारे कल्चर का। और इसी बीच में विदेशी यात्री आए तो उन्होंने भी। और इसके अलावा ये तो सब मैं हिंदू संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहा हूं, लेकिन और भी थे, बौद्ध साहित्य भी बहुत था। तो हम लोग अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ज़्यादा और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर की लिस्ट बनाइए, बुद्धिस्ट लिटरेचर की भी लिस्ट बनाइए। दिव्यावदान, ये अवदान लिखे गए थे, अवदान, जातका स्टोरीज, बुद्धा में जातका स्टोरीज, जातक कथाएं, जातका स्टोरीज। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में, संस्कृत का विरोध किया था भगवान बुद्ध ने भी किया था। भगवान बुद्ध संस्कृत और वेदों के विरुद्ध में ही आए थे, उठ खड़े हुए थे, क्योंकि जो वेदों को मानने वाले लोग थे वो गड़बड़ करने लगे थे, जातिवाद ले आए थे, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ब्राह्मण एक तरह से जाति हो गई थी और जाति के रूप में उन्होंने सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। तो उससे वो चिढ़ से गए थे, क्योंकि वो क्षत्रिय होकर के भी, क्षत्रिय कुल से थे। महावीर और बुद्धा दोनों ही एक तरह का रिवॉल्यूशन है, स्ट्रगल है अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। उसके अगेंस्ट उनका एक तरह से बुलंद आंदोलन है, वो आवाज है, क्रांति है। और वो जिस लैंग्वेज की वजह से ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम मानते थे और दूसरे लोगों को नीचा मानते थे, वो लैंग्वेज थी संस्कृत। इसलिए ब्राह्मण विरोध ही संस्कृत विरोध था, ब्राह्मण विरोध ही संस्कृत विरोध था, क्योंकि ब्राह्मणों का विरोध करना था, इसलिए लैंग्वेज को उन्होंने बदल दिया, पाली भाषा लेकर आए। लोग जो बोलते थे, इसलिए धर्म को धम्मा, सरल भाषा में बोलने लगे। धम्मम शरणम गच्छामि, वो धर्म में रर्रा जो लगता है, आर जो लगता है, DHA आर हटा दिया, क्योंकि आर बोलने में जोर लगता है, उससे शुद्ध, वो बोलते थे नहीं, शुद्ध जो है वो धर्म है, और पीछे हलंत लगता है, वो लगता है विसर्ग, तो धर्मः, ऐसे बोलो धर्मः। तो DHARMAH, धर्मः। तो लास्ट में H भी लगेगा, बीच में R भी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, हटाओ, धम्मः, धम्म, धम्म हो गया, वो ऐसा हो गया। तो उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया। पुत्र बोलना है, पुत्र नहीं बोलेंगे, पुत्र बोलेंगे। मोगली पुत्र तिस्सा, तो क्या बोल देंगे, मोगली पुत्र नहीं बोलेंगे, मोगली पुत्र। त्र, यानी जहां पे भी आर लगता है ना, आर हटा दो, ठीक है, आर हटा दो तो पाली भाषा हो जाएगी, खास करके वो मीठी हो जाती है। आर बड़ा कर्कश होता है, इसलिए महिलाओं के नाम में कभी भी जो नामकरण करते हैं
पुरुषवाचक बना दिया जाता है अगर किसी महिला का नाम, इसलिए अधिकांश महिलाओं के नाम में आप देखोगे ममता, सुशीला, र नहीं आता, जबकि पुरुषों के नाम जो नामकरण करते हैं उनमें वो लोग र जरूर लेके आते हैं, प्रकाश, है ना। जैसे किसी का नाम सुदीप है तो बड़ा सॉफ्ट लड़की जैसा नाम लगता है, सुदीप। लेकिन प्रदीप, कर्कश लगता है, थोड़ा सा रफ लगता है, तो रफ होता है। सारा जो गेम था वो भाषा का था। आम आदमी जिस भाषा को सहजता से बोल सकता है, वैसी भाषा ने हमारे कल्चर को बदल के रख दिया। तो बौद्ध धर्म ने भारत के कल्चर को बहुत बदला। एंशिएंट इंडिया में जो कल्चर स्थापित किया गया था वैदिक सभ्यता के द्वारा, बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने दोनों ने अपना साहित्य लेके आए, अपनी शिक्षाएं थी, अपने धार्मिक रीति रिवाज थे, अपने उपचार थे, और उन्होंने पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया, चैलेंज कर दिया था उस समय के सिस्टम को। कोई ज़रूरत नहीं हमको मीडिएटर की, ईश्वर से हम सीधे बात कर सकते हैं, मोक्ष को हम सॉल्वेशन, क्योंकि अल्टीमेट तो हमारा यही है कि हम सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हम खुद ही कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति हम खुद कर लेंगे। और उसके लिए इतना कठोर तप या पृष्ठ की तो कतई आवश्यकता नहीं है, और वेदों की तो कतई नहीं, और संस्कृत भाषा की तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए लोगों से मिल करके, हिमालय में जाने की तप करने की, लोगों के बीच जाकर के घूमना, उनके बीच जाकर के प्रवचन करना, ये बुद्ध ने सिखाया था, ये महावीर ने सिखाया था। दोनों को बहुत दिक्कत आई थी, दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, लेकिन इन लोगों ने डिफरेंट रास्ता अपनाया था, अलग था वो। और बाद के राजाओं ने भी दीक्षा ली, तो मौर्य राजा चंद्रगुप्त जैन बना था, अशोक बौद्ध बना था। तो आप जानते हो कि इन धर्मों को बढ़ावा जो है फिर बाद में राजाओं ने दिया। लेकिन वही मनुस्मृति आने के बाद फिर से हिंदू धर्म, जिसको कह सकते हैं सनातन धर्म, संस्कृत धर्म, संस्कृत टेक्स्ट जो है वो कालिदास, अशोक, मैंने जो बताया, इन सब के माध्यम से संस्कृत फिर से उठने लगे थे। जो कादम्बरी के समय में जाकर के, हर्षचरित के समय में जाकर के, यानी हर्षवर्धन तक उसका विकास होता रहा, जब तक कि मुसलमानों का, इस्लाम का जन्म नहीं हो गया और उसका आक्रमण ना होने लगा। और राजतरंगिणी भी संस्कृत में है, रजतरंगिणी, राजतरंगिणी, कल्याण की, वो भी संस्कृत में, और वो सिक्वल है, उसमें 3, 4, 5 राजतरंगिणी के कई सारे पार्ट हैं, लोग जोड़ते गए उसमें। कभी आप विकिपीडिया में जाके राजतरंगिणी देखिए तो आपको उसके पार्ट्स मिलेंगे। राजतरंगिणी का 100 साल का हिस्सा, फिर उसके बाद 100 साल, फिर उसके बाद 100 साल, तो 300 साल तक राजतरंगिणी लिखी जाती रही। लोग एडिशन करते रहे, जैसे विकिपीडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, वैसे लोग कंट्रीब्यूट करते थे, बहुत सारे राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया था। इसी के पैरेलल में जो क्लासिकल लैंग्वेज है, वो 3 बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज हैं हमारी, चार बड़ी क्लासिकल लैंग्वेज, जिनको हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं, जो संस्कृत के पैरेलल में, पाली के पैरेलल में तब से चल रही थी, बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा मसीह से पहले। यानी कि जब कौटिल्य अर्थशास्त्र लिख रहे थे तब भी तमिल महाकाव्य आ गए थे, यानी संगम लिटरेचर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उसमें तमिल सबसे रिच था। तो तमिल लिटरेचर, अब कल्चर के जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं वो यहीं से आते हैं। अभी 2013-14 में, आई थिंक 14 में वो क्वेश्चन आया था कि तमिल टेक्स्ट जो संगम लिटरेचर है, उसको, तमिल लिटरेचर को संगम लिटरेचर भी कहते हैं। संगम लिटरेचर इसलिए बोलते थे कि उस समय में कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं वैसी काउंसिल होती थी, उसको संगम कहते थे। संगम कहते हैं, अगम निगम और भी नाम थे उनके, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम आपको।
तो कई बार उसमें भी 2 तरह के लिटरेचर होते थे। तो उन संगम में एक तरह से काउंसिल होगी, स्कॉलर्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, डिसिपल्स आएंगे, मास्टर्स होंगे, तमाम उस ज़माने की जो भी यूनिवर्सिटी रही होगी उनके उस हिसाब से प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स, वो सब एक तरह से एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे और लगभग 1 साल तक डिस्कशंस होगा। लोग अपने जो भी तमिल में जिसने भी कुछ लिखा है वहाँ सबमिट करें, जैसे थीसिस सबमिट करते हैं वैसे। बाद में जो उसमें से निकल करके पास हो गया फाइनली, उसको एक तरह से टेक्स्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये हमारा ग्रंथ है, हमारी भाषा का ग्रंथ है। तो उसी में 2 बड़े सिक्वल तो यही हैं, शिलपद्दिकारम एंड मणिमेकलई, 2 सिक्वल हैं ये। इसी का सिक्वल है मणिमेकलई, शिलपद्दिकारम का। फिर पत्तुपातु है, एतुतोग्गे है, ये सब आप पढ़िएगा, तमिल लिटरेचर है, बहुत बड़े एपिक हैं और इन सब ने पास किया है संगम लिटरेचर, एज ए संगम लिटरेचर इनको जाना जाता है। तो कल जो मैं आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो चीज़ें बता रहा था, तो इम्प्लिसिट क्वेश्चन आया था इसका, उसमें वो लिटरेचर नहीं पूछ रहा है, लिटरेचर का नाम नहीं पूछ रहा है बट वो बहुत कुछ पूछ रहा है। तो उसका क्वेश्चन था कि संगम लिटरेचर दक्षिण भारत के बारे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल या उस तरह की जानकारी तो नहीं देता, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि जो मुद्रा राक्षस है या हर्षचरित है, वो सोसाइटी के बारे में कम बताता है, राजा के बारे में ज़्यादा बताता है। वैसे वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है साउथ के लिटरेचर में, यानी कि तमिल लिटरेचर में, बट इंफॉर्मेशन बहुत सारी हैं सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में। और वहाँ उसने वर्ड यूज़ किया कि विविडनेस को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन विविडनेस, यानी वेराइटी, डाइवर्सिटी। कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें वो समाज के बारे में और धर्म के बारे में बताता है वो लिटरेचर, ये बताने की ज़रूरत है। तो इसके लिए तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री जब भी पढ़ाता हूँ तो, कि भारत एक खोज जरूर देख लीजिएगा, संगम लिटरेचर वाला, 3रा, 4था, 5वां कुछ एपिसोड रहा होगा, देखिएगा जरूर। भारत एक खोज के एपिसोड्स में जाके संगम लिटरेचर, कन्नगी कोवलन की कथा शिलपद्दिकारम पे है, वो पढ़िएगा उसको। इसके अलावा भी तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियर का, और संत तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, वो बहुत बात का है, बट ये वो उस समय का एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे अभी कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, चुनाव के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, जैसे ही डिक्लेयर होगी डेट्स, अभी इलेक्शन की, असेंबली इलेक्शन होना है इस साल, तो अभी डिक्लेयर होंगी डेट, और डिक्लेरेशन के साथ ही नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो लोग ज़्यादा कैश लेके नहीं चल पाएंगे, पॉलिटिशियंस घोषणाएं नहीं कर पाएंगे, लोक लुभावन, मतलब वो तमाम आचार संहिता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो बताई गई हैं वो भी, और समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया, इलेक्शन कमीशन जो नोटिफाई करता है, वो सब शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही भगवत गीता मनुष्य के लिए एक तरह की कोड ऑफ कंडक्ट देता है। ठीक ऐसे ही बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है धम्मपद, वो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, आचार संहिता क्या होगी। ऐसे ही तिरुकुरल जो है उसमें तमाम कुरल्स हैं, और वो कुराल्स जो हैं वो तमिल लोगों के लिए, यानी जो तमिल भाषी लोग हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, वो जीवन यापन कैसे करेंगे, झूठ बोलने से क्या होता है, धन अगर किसी से चुरा लें या धोखा दे करके धन हासिल करना कितना गलत है, ये सारी चीज़ों के को पाप मानना और उनको समाज में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें तिरुकुरल में है। तो ये जो ग्रंथ हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये कल्चर है हमारा,
इससे अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सुधारा है, उन्हें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे इलेक्शन की दौरान कोड ऑफ कंडक्ट आता है, वैसा ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो यही तो कल्चर है, ठीक है। तो कल्चर से लिटरेरी सोर्सेस से कैसे प्रभावित होता है, बात समझ में आई ना। तो फिर जब आप इधर आएंगे तो खुद अमुक्त माल्यदम राजा कृष्णदेव राय लिख रहे हैं। अमुक्त माल्यदम तेलुगु भाषा का ग्रंथ। उधर कन्नड़ में पंपा पोन्ना रन्ना, उनको त्रिवेणी कहते हैं। पंपा पोन्ना रन्ना वो त्रिवेणी कहा जाता है। 3 बड़े लेखक हैं, कवि हैं। जैन लिटरेचर मिलेगा आपको साउथ में, श्रवण बेलगोला में, और उधर बुद्धिस्ट लिटरेचर थोड़ा कम है साउथ में। बुद्धिस्ट लिटरेचर उतना नहीं है। हिंदू धर्म का ही दूसरा स्वरूप है वहाँ पर, बट वो तमिल और उनका जो स्वरूप है वो द्रविड़ स्वरूप है, द्रविडियन कल्चर है। ये नॉर्थ इंडिया का जो आर्यन कल्चर है वो वहाँ नहीं देखने को मिलता, इसलिए उनका लिटरेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जब आप कश्मीर में जाएंगे तो लिटरेचर कश्मीरी भाषा का, ओडिशा में जाएंगे उड़िया लिटरेचर है। जयदेव गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा है। शंकरदेव वहाँ मिलेंगे आपको आसाम में, वो लिटरेचर लिख रहे हैं। गुजराती में भाषा में लिटरेचर लिखा गया। मराठी में लिटरेचर आया तुकाराम का, नामदेव का। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है मराठी भाषा में, ज्ञानेश्वरी। तो आपको लिटरेचर से समझ में आ रहा है ना, लिटरेचर ने समाज को दिशा दी है अलग अलग भाषाओं में। राजस्थान में बहुत कुछ रासों के नाम से लिखा गया है। जैन ग्रंथ लिखे गए हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में। बहुत सारे राजाओं ने जैन धर्म धारण किया। बहुत सारे राजाओं ने जैन मुनियों को, जैन लेखकों को सूरी लगाते थे। नाम के आगे जैन मुनि, जैन जो लेखक होते थे वो सूरी लिखते थे और जैन ग्रंथ लिखे गए। तो अलग अलग भाषाओं में पूरे भारत में, बंगाली में लिखा गया है काफ़ी कुछ। किसने लिखा है? बंगाली के प्रसिद्ध लेखक, कवि, संत। बंगाली मूवीज बहुत सारी हैं। बाद के नहीं, मॉडर्न वाले नहीं बता रहे। जब हम तुकाराम की बात करते हैं, शंकरदेव की बात करते हैं, जयदेव की बात करते हैं, तब बंगाली में किसकी बात करते हैं? मिथुन चक्रवर्ती उसका रोल करते रहते हैं। उनका बहुत सारी। शंकराचार्य वाला लिटरेचर थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। अभी हम शंकराचार्य वाले में बात नहीं करेंगे। बंगाली का याद करके बताओ। बाकी शंकराचार्य और उनकी जब हम अद्वैत की बात करते हैं, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वो फिर एक अलग लिटरेचर आएगा। उसको भी जोड़ सकते हैं, बाद में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये करिएगा। तो फिर हमारे समाज पे असर आया जब हमारे यहाँ छापा खाना आ गया और अंग्रेज आ गए। तो अभी हिंदी नहीं आएगा, हिंदी बहुत बाद में आएगा। हिंदी साहित्य बहुत बाद में आएगा। हिंदी साहित्य का असर हमारे ऊपर बहुत है। लेकिन अवधी भाषा में रामचरितमानस है। ठीक है, पहले लिखेंगे तो वाल्मीकि का जो रामायण है और महाभारत है, वो दोनों क्या है? वाल्मीकि का रामायण और महाभारत वेद व्यास जी का, वो संस्कृत भाषा है। वो संस्कृत लिटरेचर का पार्ट है, वो रिलीजियस वाला एपिक पीरियड। लेकिन यहाँ पर जो योग्रेट एपिक है हमारे, लेकिन यहाँ जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा है, लोकल भाषा।
स्थानीय भाषा में लिखा हुआ है। यूपी के अवध में चलती है इसलिए वो अवधी है, ठीक है। यूपी के अवध में तो बनारस, बनारस, अयोध्या और लखनऊ, ये जो पूरा है हिस्सा है, यहाँ पर जो अवधी भाषा है, ऐसे आपको क्या नाम बताया था उनका बंगाली वाला, शंकर लगता है ना उनके उसमें, शंकर लिखते हैं। कौन से शंकर है? नहीं, स्वामी। कौन से स्वामी? अब तो बताओ। स्वामी नारायण मैं भी भूल गया, उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा। कौन से स्वामी है भैया? हाँ, नहीं, महावीर स्वामी कहाँ से आ जाएंगे? महावीर स्वामी वहाँ के ऐसे तुक्का ना लगाओ। चलो कोई बात नहीं, देख लेना। तो ठीक है, तो फिर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर और इन सब को बाकी का चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री के उसमें कल्चर वाले में और भी करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं। बाकी लिटरेचर की थोड़ी सी बनाइए, नोट्स बनाइए, है ना, बुक्स के नाम लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जो प्रीलिम्स होता है ना, नहीं राम तो नहीं है वो, चलो कोई नहीं, बताऊँगा। तो उसका उसी में से आ जाते हैं क्वेश्चन, इसी में से आ जाते हैं कि मुद्रा राक्षस किसका है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, ऋतु संहार किसका है, अशुघोष का क्या है। मोटे मोटे सवाल तो यहीं साहित्य में इसके नाम में से ही आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। इस बार का होमवर्क सब मिल गया होगा आपको। पूरे भारत की जितनी भी भाषाओं का लिटरेचर है वो आपको करना है, भारत की भाषाओं का लिटरेचर। चलिए शांति पाठ करते हैं आज का। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। वो महाप्रभु है, कोई महाप्रभु थे ना, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था इसलिए